नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास अनवरत चल रही है और देख रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है उसको हमने बहुत डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। और आज हम देखेंगे पार्ट 4A जो कि बाद में जोड़ा गया। तो इस भाग को जो है बाद में जोड़ा गया है, इसलिए बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है कि संशोधन से जोड़ा गया है, यह भी देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नागरिक के तौर पर अगर आप भारतीय नागरिक हैं या किसी भी देश के नागरिक हैं, अगर आपको मूल अधिकार प्राप्त हैं तो आपको मूल कर्तव्य भी आपके पते होने चाहिए। यानी आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक देश के नागरिक होने के नाते आपके देश के प्रति आपका जो है ड्यूटी होना चाहिए। तो यह हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है। हालांकि बाद में जोड़ा गया लेकिन फिर भी वर्तमान में यह एग्जिस्ट करता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आपका पार्ट है और इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आपको आपकी ड्यूटीज जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज हमारी क्लास चलेगी फंडामेंटल ड्यूटीज पे, और ये भारतीय संविधान का पार्ट 4A है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व जो हमारी क्लासेस हुई उस पे डीपीएसपी पे हमारी जो चर्चा चली वह लगभग 5-6 क्लास 7 क्लास जो भी हुई हो, 6-7 क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में डीपीएसपी को कंप्लीट किया था। और यह चर्चा हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी भारतीय संविधान पे। और आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, पार्ट 4A। तो आप विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में सेशन को पूरा देखिए। और पूरा देखने के बाद जो है आपको अगर यह क्लास पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और अपना एक प्यारा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। तो अब विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यह मूल संविधान में तो नहीं थी, मूल संविधान में नहीं थी, लेकिन बाद में भारतीय संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय संशोधन विधेयक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, कौन सा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में हुआ, 1976 में हुआ लेकिन लागू हुआ था 1977 में। तो यह संशोधन जो हुआ इसी के माध्यम से भारतीय संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। और 4A जोड़ा गया है। और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज या भारतीय संविधान में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अनुशंसा पर यानी जिनकी रिकमेंडेशन पर यह जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम आप अच्छे से पढ़ते होंगे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह के नाम पे यह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह के नाम पर यह समिति थी, उसी समिति के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। हालांकि आपको ध्यान रखना है, ये समिति की रिकमेंडेशन मूल कर्तव्य के लिए तो थी ही, साथ में आपको पहले नाम लिखिए, सरदार, क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और इस समिति के माध्यम से ध्यान रखिएगा, केवल मूल कर्तव्य ही नहीं, ये समिति भी आप ध्यान रख सकते हैं 1976 की समिति है। और इस समिति के माध्यम से न केवल मूल कर्तव्य बल्कि पूरा जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, यानी 42वां संविधान संशोधन था, वह पूरा संविधान संशोधन ही इस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य तो ये अंडरस्टूड है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य ही नहीं बल्कि जो आपका पूरा का पूरा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 42वां, यह पूरा का पूरा इसी समिति स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इस समिति का नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और 1976 में समिति बनी थी और इसी समिति की अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन आया। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपको पता होना चाहिए बहुत सारे बदलाव भारतीय संविधान में किए गए थे, बहुत सारे बदलाव। तो यह ध्यान रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनेक सारे प्रकार के जो है परिवर्तन भारतीय संविधान में किए गए। उसी में से एक परिवर्तन ये भी है कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान का भाग 4A है भाग, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख दूं क्या?
भाग 4 है, भाग 4 है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आपका जो है अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद भी ध्यान रख सकते हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अनुच्छेद अगर बात करें तो अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद है इसके लिए, और उसमें आपका 51A अनुच्छेद है, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ही आपके वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य, जो कुल प्रकार के आपके पास जो ड्यूटीज हैं, वह आपकी 11 टोटल ड्यूटीज इसी आर्टिकल के अधीन आपको प्रोवाइड की गई हैं भारतीय संविधान में। तो यह याद रखिएगा। अब एक एक करके हम इस सारी ड्यूटीज को पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए ड्यूटीज, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो स्वर्ण सिंह समिति है, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें एक दो समितियों की भी चर्चा करेंगे जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हैं। जैसे वर्मा समिति है, आपकी स्वर्ण सिंह समिति है, इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, कौन कौन से सुझाव थे, उसको कौन कौन सा शामिल किया गया, क्या ऐसा सुझाव था जो भारतीय संविधान में या मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति की जो अनुशंसा थी उसको शामिल नहीं किया गया, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में सिर्फ हमको क्या देखना है, इस क्लास में सिर्फ आपको देखना है अब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य टोटल अगर बात करें मूलतः, तो मूलतः जो है वह 10 ही थे, 10 ही थे, आपको ध्यान रखना है। 10 मूल कर्तव्य, जो मूलतः का मतलब नहीं है, मूलतः संविधान में तो कोई भी नहीं था, आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मूलतः भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। कब जोड़ी गई? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन आया, 1976 में ही आया। लेकिन संशोधन कब लागू हुआ था? 1977 में। उसके माध्यम से ये नया भाग 4A जोड़ा गया, नया आर्टिकल भी जुड़ा। नया आर्टिकल कौन सा है? 51A है, और 51 के अधीन टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जब 77 में 1977 में जब आपका यह फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान का हिस्सा बना तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। तो अभी देखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य कब आया, उसको भी देखेंगे। अब एक एक करके हम सारे मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। याद करने का थोड़ा सा तरीका भी मैं बताऊंगा, आप ध्यान रख सकते हैं। देखो, ट्रिक तो मैं बताता नहीं हूँ, ट्रिक वगैरह तो मेरे पास नहीं है, बट आपको जब अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल बाकायदा आपको याद रखनी है। भारत देश में अगर बात करें तो भारत देश में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी सरकार है, सबसे बड़ा जो आपका न्यायपालिका है, सबसे बड़ा कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वह है भारतीय संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा ही हमारा यह देश संचालित होता है। तो अगर भारतीय संविधान सबसे बड़ा है तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका मौलिक कर्तव्य होगा कि हमारे देश को जो संचालित करने वाला है उसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन संविधान करता है? तो संविधान का हमें पालन करना है, क्योंकि यह हमारे देश का सर्वोच्च जो है। तो हमारे देश का अगर बात करें सर्वोच्च सत्ता पूछा जाता है क्वेश्चन में, सर्वोच्च सत्ता अगर बात करें या सर्वोच्च जो संस्थान है या कुछ भी समझ लीजिए जिससे देश संचालित होता है, वह क्या है? सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च संविधान है। तो सर्वोच्च संविधान है, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है? पहला हमारा मूल कर्तव्य जो है वह यही है कि संविधान का हम पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें, साथ में संविधान द्वारा जो भी संस्थाएं है संस्थाओं का पालन करें, साथ में देखिएगा राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। तो हमें क्या करना है? संविधान का पालन करना है, संविधान के आदर्शों का पालन करना है, संस्थानों का सम्मान करना है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज आपको नहीं देख रहा होगा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। कहीं भी आपकी ड्यूटीज में आपका राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है, जबकि राष्ट्रगान का है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय, तो उसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखिएगा। और हमारे भारतीय संविधान में जो है आपका राष्ट्र ध्वज, आपका तिरंगा, उसका भी आदर करना हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का तो हमें पालन करना ही चाहिए और उसके आदर्शों का भी हमें पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से पहला मौलिक कर्तव्य जो है वह आपका यही है कि संविधान का पालन करें और
उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह किसके लिए है? आप ध्यान रखिएगा, एक चीज तो यहाँ मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क्या कहता है? 51 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, कर्तव्य है, और कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य है, क्या है? अब कर्तव्य, ये 11 कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो पहला देखिएगा, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी देखिए, तो दूसरा है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता यानी हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उसको हृदय में हम संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा है, तो ध्यान रखिएगा, इसको दोनों को साथ में लेके पढ़िए। जैसे यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इस तरीके से दो दो आपको पेयर बना के जो एक दूसरे से को रिलेट करते हो, उसको आप कर सकते हैं, उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहले सर्वोच्च आपका संविधान है, तो संविधान का ही हम पालन करेंगे। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है, उसमें क्या है कि हमें आज़ादी के लिए जो भी हमारे आदर्श हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, उसको प्रेरित करने वाले जो भी हैं, उसको हम हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी ये हो गया। अब तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा हमारा क्या है? तो तीसरे की बात करें तो भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी जो है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, इसकी हम रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी उसमें कोई भी दुविधा असुविधा ना हो, अक्षुण्ण बनाए रखें। और क्या? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी। संप्रभुता यानी हमारे देश की जो भी, आपके देश का जो भी निर्णय है, वह जो है हम बनाए रखें। निर्णय जो होता है देश का, जो देश अपना निर्णय खुद लेता है, उसको क्या बोलते हैं? संप्रभु बोलते हैं। किसी हम दूसरे पे आश्रित राष्ट्र नहीं है। तो संप्रभुता हमारी बनी रहे, हमारी एकता बनी रहे, हमें, हमारे अंदर विभाजन ना हो, और हमारी जो है इनकी अखंडता बनी रहे, या देश अखंड बना रहे, टूटे नहीं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करना है और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो अक्षुण्ण बनाए रखना है, तो तीन तीन मौलिक कर्तव्य हो गए, आपको ध्यान रखने हैं। अब चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वह है कि देश की रक्षा हम करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही यह लिखा है, देश की रक्षा किया जाए, हमारा कर्तव्य है। और साथ में अगर राष्ट्र हमसे आह्वान करता है, जैसे आप देखते होंगे इजराइल वगैरह में, देखिए कितना बढ़िया वहाँ पे देशभक्ति है। जब युद्ध और आदि की स्थिति होती है, तो वहाँ पे जो वहाँ के नागरिक हैं, सेना ही नहीं, नागरिक जो है, वो भी वेल ट्रेंड एक जो सैनिक के तरीके से आपके सामने देश की सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा करें। और अगर ऐसी परिस्थिति, मान लीजिए भगवान न करे कभी युद्ध और ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो अगर राष्ट्र हमसे आह्वान करता है या नहीं भी करता है, तो हम राष्ट्र की सेवा भी करें। तो यह ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपको राष्ट्र की रक्षा और उसकी सेवा जरूरत पड़ने पर, या अगर राष्ट्र हमसे आह्वान करता है, तो हम उसकी जो है सेवा भी करें। तो इस प्रकार कई सारे देशों में देखते होंगे आम नागरिक वहाँ पे राष्ट्र की सेवा में जुट जाते हैं। जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, विकट परिस्थितियां होती हैं युद्ध आदि के समय, तो वहाँ के नागरिक जो है राष्ट्र की सेवा में बहुत ही तत्परता के साथ और बहुत ही आपके उत्सुकता के साथ राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार मौलिक कर्तव्य बहुत हमारे प्यारे मौलिक कर्तव्य हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फंडामेंटल राइट तो ध्यान रखना ही चाहिए, फंडामेंटल राइट्स तो आपको ध्यान रखने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे जो एफआर ध्यान रखना है और साथ में एफडी, क्योंकि ये समझ लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट है। जिस तरीके से आप काम करेंगे, उस तरीके का राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी याद रखनी है। तो इस प्रकार 4 आपको याद हो गए होंगे, 4 मौलिक कर्तव्य याद हो गए होंगे। 5वां देख लीजिए, 5वां मौलिक कर्तव्य हो सकता है थोड़ा-सा आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा-सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लिखने के क्या मैं बता दे रहा हूँ, जैसे भारत के सभी लोगों में समरसता का भाव हो और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित
सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के बिल्कुल विरुद्ध हो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य है, आपको ध्यान रखना है। हमें राष्ट्र में भ्रातृत्व की भावना बढ़ाना है, यानी भाईचारे की भावना बढ़ाना है। साथ में समरसता का भाव सबके अंदर हो, और साथ में ऐसी जो आपके वर्ग आधारित जो भी सभी भेदभाव हैं उसको हम समाप्त करें, और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आदि के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उससे परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है यह, जो आपका 5वां मौलिक कर्तव्य है। इसमें यह मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए भी क्योंकि इसमें लिखा है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। प्रथा कोई भी हो सकती है, जो हमारी प्रथा बनी हुई, ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों या महिलाओं समझ सकते हैं के विरुद्ध हो, यानी उनके अनुकूल ना हो। इस प्रकार यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग कर देना है जो स्त्रियों के बिल्कुल विरुद्ध हो या प्रतिकूल हो। तो इस प्रकार आपको कुल मिला के 5 फंडामेंटल ड्यूटी हो चुके हैं आपको। अब भूलेंगे तो नहीं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था संविधान का पालन करना है और उनके आदर्शों का पालन करना है। साथ साथ में संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रगीत का ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम, इसका जो है उल्लेख नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान का उल्लेख है, तो राष्ट्रगान को आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है। तो पहला मौलिक कर्तव्य हो गया। उसके बाद में अगर बात करें, दूसरा मैंने बताया स्वतंत्रता वाला है। स्वतंत्रता के लिए हमारे आदर्श जो हैं उसको हम हृदय में संजोए रखें और उसको जो है पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता का भाव और समान भ्रातृत्व की भावना का हमें निर्माण करना है, और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो, और ऐसे प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। तो 5 आपकी ड्यूटीज पता चल गई होंगी। अब 6वीं ड्यूटी की तरफ बढ़ते हैं। तो 6वीं ड्यूटी क्या है हमारी? एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारी 6वीं ड्यूटी है कि हमारी सामाजिक संस्कृतियों की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण मतलब होता है आपका जो है उसकी सुरक्षा करना है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद 7वां है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियां, वन्य जीव, इसको डीपीएसपी में भी पढ़ा था आपने, 48A आर्टिकल में मैंने बताया था, फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और साथ साथ में आपका डीपीएसपी, इन तीनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको 100% याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना या रक्षा करना, उसका जो है उल्लेख आपके भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया? तो आपका डीपीएसपी में है और यहाँ पे भी है। तो इस तरीके की जो ये 3 आपके भाग हैं, इसमें जो कॉमन चीजें हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियां, वन्य जीव आ जाते हैं, तो उनकी हमें रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है, तथा प्राणी मात्र के प्रति, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्राणी मात्र के प्रति हमें जो है दया भी रखना है, दया भी रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 7 हो गए, 7 ड्यूटीज आपको पता हो गई। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे 2-2 का पेयर यहाँ पे आप देख लीजिए, 2-2 का पेयर मैंने बताया, 2-2 का पेयर यहाँ तक आप बना के चल सकते हैं, 6 तक। उसके बाद में आप देखिए आप कैसे याद रखेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बाद में आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, और जो है मानववाद के बाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमें विकास करना है। ज्ञानार्जन का विकास हो, मानववाद का विकास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक अप्रोच हमें अपनाना है। तो इस प्रकार यह आपकी 8वीं ड्यूटी है। उसके बाद अगर बात करें तो 9वीं ड्यूटी क्या है हमारी? 9वीं ड्यूटी है कि जो सार्वजनिक संपत्ति को हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। सबसे बड़ा जो खतरा है आज सार्वजनिक संपत्ति पे ही है। सार्वजनिक संपत्ति पे बहुत बड़ा खतरा है। आप देखते होंगे, कोई भी पार्क चले जाइए, कोई भी आपका जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आपको
वहाँ पे जो दीवार है वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी मिली होती है, सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा है, दिव्या बेवफा है, और साथ में आई लव यू भी लिखा होता है। और आपका जो ऐसे इस टाइप का जो सिंबल होता है, हालांकि पता नहीं क्यों लोग हार्ट का सिंबल ऐसा बनाते हैं। हार्ट का सिंबल, हार्ट का सिंबल कैसा होता है, आप इमोजी में भी भेजते होंगे, हार्ट का सिंबल ऐसे ही तो बनाते हैं लोग। हार्ट का सिंबल ऐसे ही बनाते हैं, हार्ट ऐसा होता नहीं है, हार्ट ऐसा नहीं होता। ये किसका सिंबल है बता सकते हैं? ये आपका जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा होता है, उस टाइप का ये सिंबल। यूरेथ्रा ऐसे ही होता है, यूरेथ्रा ऐसे ही होता है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मूत्राशय बोल सकते हैं। यूरेथ्रा जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। तो ये यूरेथ्रा है, अगर कोई आपको दे रहा है तो आप समझ लीजिए यूरेथ्रा दे रहा है। हार्ट जो है बिल्कुल आप ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए, गेहूं के आकार का समझ सकते हैं, एक प्रकार का जो गेहूं का बीज होता है, मोटा सा ऐसे मुट्ठी टाइप का, मुट्ठी बांध के आप ऐसे मुट्ठी बांध के समझ सकते हैं, इस प्रकार का हार्ट होता है। तो वहाँ पे आप देखते होंगे मैन्यूमेंट्स वगैरह जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि मैन्यूमेंट्स वगैरह पे आपका आई लव यू लिखा होता है, इस प्रकार का हार्ट बना रहेगा, नाम लिखा होगा फलाने फलानी जो है, ये भी लिखा होगा कि ये जो धोखेबाज है, बेवफा है। तो मैन्यूमेंट्स वगैरह जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, पार्क में चले जाइए तो वहाँ पे तो पार्क का कितना भयंकर दुरुपयोग होता ही है, होता ही है। वहाँ एक दूसरे से लोग आपका ऑक्सीजन खींचते हैं, एक दूसरे से। प्राकृतिक पर्यावरण में आपको रहना चाहिए, क्योंकि पार्क वगैरह जो होते हैं आपको बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और इसीलिए बहुत सारे कपल्स जाते हैं। और वहाँ पे कपल्स जाके क्या, एक दूसरे एक दूसरे से जो एक दूसरे के द्वारा शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया गया है, शुद्ध O2 का अंतर्ग्रहण किया गया है, तो एक दूसरे में वो ट्रांसफर करते हैं। तो आप देखे होंगे, गए होंगे तो देखे होंगे, मैं भी जाता था पहले घूमने टहलने, तो देखता था अक्सर ये चीजें होती थी। हालांकि मैं अकेले ही जाता था दोस्तों के साथ तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, और सार्वजनिक संपत्ति इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये जब से देश में आजाद हुआ, तो देश में आजादी के समय या उसके पहले भी तो ऐसे कुछ लोग रहे होंगे ना, जो इस प्रकार की चीजें लिख देते होंगे आपके। कोई भी मान लीजिए अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ पे एक जगह तो वहां पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो है अशोक के द्वारा जो लिखाया गया धम्मा सूत्र है। धम्मा सूत्र के नीचे ही जो है, धम्म आदेश के नीचे ही लिख दिया गया कि सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा है। तो अब बताइए कितना भयंकर जो है ऐतिहासिक क्षति होगी हमारी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको सार्वजनिक संपत्ति को हमारी रिक्वेस्ट है, सब लोग इसको अपना समझ के समझ लीजिए कि यह हमारे पिताजी के द्वारा या हमारे द्वारा हमारे परिवार के द्वारा बनाई गई या संपत्ति है, चाहे पार्क हो, चाहे कोई मोन्यूमेंट्स हो, चाहे कोई हेरिटेज साइट हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे जो भी आपके जो धार्मिक स्थल हो, जो भी जिस रिलीजन से आप संबंध रखते हैं, उससे भी आपके रिलेटेड कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसकी रक्षा सुरक्षित साफ सुथरा उसको बनाए रखें। इसमें आपका जो है एक अच्छे नागरिक होने का आप परिचय जरूर दीजिए। ऐसी गतिविधियां आप बिल्कुल मत करके आइए कहीं भी, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति हो। तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति 9वां आपका जो है यह फंडामेंटल ड्यूटी है, याद रखिएगा। उसके बाद में आप ध्यान रखिएगा 10वां फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो इसमें लिखा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब यह बात लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह बात लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले आप व्यक्तिगत अगर उत्कर्ष की तरफ जाते हैं तो राष्ट्र अपने आप उत्कर्ष की ओर चलेगा। अगर आपके देश में शिक्षा या आपके अंदर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, शिक्षा डेवलप अच्छी होती है, तो आपका पर्सनल अचीवमेंट तो है ही, साथ में देश के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कि अच्छा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और जो समाज का उत्कर्ष कर सकता है वह देश का उत्कर्ष करेगा। तो इस प्रकार ड्यूटीज के अंतर्गत इसलिए दिया गया है, पहले लिख दिया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, यानी आपका जो है सामूहिक गतिविधियों और पर्सनल और सबके लिए, तो सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े और बढ़ने के साथ से प्रयास करता रहे, जिससे जिससे क्या हो कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो आप अगर व्यक्तिगत तौर पर भी बढ़ते हैं तो यह राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा।
देश का निर्माण, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। कभी अगर हम अर्थशास्त्र पढ़े तो उसमें बताएंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही फर्क होता है, ध्यान रखिएगा कि आपका जो है जीडीपी के साथ देश के जो है आपके जीडीपी की वृद्धि हो, देश जो है सकारात्मक, ये नहीं एक तरफ जीडीपी बढ़ रही है दूसरी तरफ हमारे देश में पर्यावरण बहुत बुरी तरीके से उसकी क्षति की जा रही हो, साथ में देश में अशिक्षा बढ़ती जा रही हो, यानी बेरोजगारी बढ़ती जा रही हो, तो उसका कोई मायने नहीं होता। ध्यान रखिएगा आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास दोनों में अंतर होता है, कभी बताएंगे। चलिए अब देखते हैं 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटी कंप्लीट होते हैं। अब 11वां देखिएगा, 11वां आप देखिए तो 11वां है, पहले तो संविधान संशोधन याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के माध्यम से यह जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया तो जानते होंगे, 86 से बहुत सारी चीजें आपको उसमें आपका जो फंडामेंटल राइट्स था उसमें भी मैंने बताया था, तो इसमें जोड़ा गया कि आपको ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया इसमें ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बीच आयु के बच्चों, बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावक, कोई भी अभिभावक हो सकता है, अभिभावक का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि बाद में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया है और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आपका शिक्षा उपलब्ध कराना या शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना जो है माता पिता नहीं है, कोई भी अभिभावक हो आपका, तो उसका यह कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार यहाँ अभिभावकों का कर्तव्य दिया गया है, माता पिता का कर्तव्य दिया गया है। तो इस प्रकार अभी तो हम जो है हम खुद एक स्टूडेंट या समझ लीजिए अभी एक तरीके से माता पिता तो नहीं बने हैं, अगर पिता बन जाते हैं, माता बन जाते हैं, जो भी लड़कियां हैं, तो उनका यह कर्तव्य होगा। तो नागरिकों के जो ये 11 कर्तव्य है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे एक्चुअल में आपको रटे होने चाहिए और नंबर वाइज रटे होने चाहिए। ऐसा नहीं अब ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आप उसको पहले में पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। तो पढ़ने का तरीका जो मैंने सिस्टमेटिक बताया है, एक 1 बाई चलना है। जैसे पहला मैंने बताया कि आपका जो संविधान का सर्वोच्च हमारा क्या है, संविधान, तो संविधान का हमें पालन करना है, उसके आदर्शों का पालन करना है, साथ में राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी हमें सम्मान और आदर करना है। तो इस प्रकार टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो होते समाप्त। मौलिक कर्तव्यों पर आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति आपको पढ़नी है और पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और साथ में एक और समिति है, वर्मा समिति है, उसको भी पढ़ाऊंगा और कुछ इससे जुड़े और भी जो फैक्ट होंगे वो बता के तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार आज की हमारी चर्चा अब यही होगी समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को यह चर्चा पसंद आए या क्लास पसंद आए तो इसको शेयर करने के साथ अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए और साथ में आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।